बेटा हम अब पढ़ने जा रहे हैं ऋग्वैदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था। पिछली क्लास में हमने ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था को पढ़ लिया था। अब पढ़ेंगे हम आर्थिक व्यवस्था। तो ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य व्यवसाय जो था वो था पशुपालन। ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता में लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, बताइएगा। ठीक है। चूंकि ये एक ग्रामीण सभ्यता थी, इसलिए पशुपालन का बहुत महत्व था। ठीक है। यह पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। कृषि है, कृषि बहुत कम मात्रा में, कृषि का प्रचलन बहुत कम मात्रा में था। समझिए बेटा, ऋग्वेद के लगभग 10,000 से ज्यादा श्लोक हैं, उसमें से केवल 24 श्लोक ही हैं जिनमें क्या है, कृषि का उल्लेख है। ठीक है। इसके अतिरिक्त जो ऋग्वेद का चौथा मंडल है उसमें कृषि से संबंधित कुछ अनुष्ठानों या क्रियाओं का उल्लेख है। कृषि से संबंधित कुछ क्रियाएं हैं, उनके नाम अभी हम बताएंगे आपको, उनका उल्लेख मिलता है। हम लिखने नहीं जा रहे सब, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं। जैसे कि उर्वरा यानी कि उपजाऊ भूमि, सीता हल से बनी हुई नाली, ठीक है, लांगल जिसका अर्थ होता है हल, ये सब ऋग्वेद में वर्णित है। ठीक है। फिर आपका परजन जिसे बादल कहते हैं, इस तरीके से और भी नाम थे। अवत, कुआं, कीवास, हलवाहा, करीश, गोबर की खाद, इस तरीके से जो कृषि से संबंधित चीजें हैं उनका उल्लेख कहाँ पे किया है, ऋग्वेद के चौथे मंडल में ये उल्लेख किया गया है। ठीक है। और कृषि में एक चीज और कि केवल एक ही अनाज का उल्लेख मिलता है जिसे हम जौ कहते हैं, और संभवतः ये जौ का सूचक है। ठीक है, ये बात होगी। फिर हमने कहा कि पशुपालन, अब देखिएगा पशुओं में ये कौन कौन से पशु मुख्यतः पालते हैं। तो उसमें सबसे पहले गाय, भेड़, बकरी, ठीक है, घोड़ा, ठीक, इत्यादि, ये मुख्य मुख्य पशु हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब गाय जो है बेटा, ये पूजनीय है इनके लिए, या बहुत महत्व है गाय का। ठीक है। और घोड़े का भी। अब गाय का बहुत महत्व है। ऋग्वेद में गायों के लिए बेटा कई बार युद्ध युद्ध हुए, इसका वर्णन किया गया है। किसमें, ऋग्वेद में। यानी कहने का अर्थ है कि गायों के लिए युद्ध हो जाया करते थे, इतना ज्यादा महत्व था गाय का। एक जगह तो स्वयं देवताओं को भी गाय से उत्पन्न बताया गया या गायों से उत्पन्न बताया गया है। ठीक है। तो ये बताता है कि गायों का ऋग्वैदिक काल में कितना महत्व था। ठीक। फिर अन्य जो पशुधन है क्या, ऋग्वैदिक काल में जो पशुधन है उसको संपत्ति का सूचक माना जाता था। इसका संपत्ति का सूचक, यानी कि जो उनकी वेल्थ का असेसमेंट होगा या उनकी समृद्धि का आकलन किया जाएगा तो वो पशुधन से किया जाएगा। किससे, पशुधन से। अर्थात जिसके पास ज्यादा पशु वो ज्यादा पैसा वाला या ज्यादा धनवान, जिसके पास कम वो कम धन, उसके पास धन कम है। ठीक ऐसे। फिर देवताओं की जब स्तुति करी जाती थी, जब देवताओं की स्तुति करी जाती थी तो क्या किया जाता था, पशुधन की मांग करी जाती थी देवताओं से। ठीक है। तो ये महत्व था पशुओं का। अच्छा है क्या कि ज्यादा जो बड़ी बात या ज्यादा इसकी बात, अगर कोई कृषि योग्य भूमि पर अतिक्रमण करके ले ले, उसको हथिया ले, तो ये बड़ी बात नहीं थी ऋग्वैदिक काल में। बड़ी बात ये थी क्या, अगर पशुओं की चोरी हो जाए, ये ज्यादा बड़ी बात थी। ठीक है। पशुओं की चोरी ज्यादा बड़ी बात थी, भले ही कोई कृषि योग्य भूमि पर अतिक्रमण कर ले या ले ले। ठीक है। अब इस काल में जो बेटा व्यापारी होते थे वो पड़ी कहलाते थे। पड़ी क्या कहलाते थे, व्यापारी। अच्छा, ये व्यापारी जो हैं ये पशुधन के मामले में कैसे होते थे, ये समृद्ध होते थे, अर्थात इनके पास पशुधन ज्यादा होता था। इसी के साथ साथ ये पशुओं की चोरी भी करते थे।
इसलिए लोग इनसे डरते थे, इनका खौफ रहता था। ठीक है, तो ये अच्छा। अब इस काल में कुछ शिल्पियों का भी उल्लेख मिलता है, जैसे कि रथकार, यानी कि रथ बनाने वाले, बढ़ई, लकड़ी की वस्तुएं बनाने वाले, फिर कुम्हार यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने वाले। ठीक है, और बुनकर। तो ये कुछ शिल्पी हैं। ठीक है, तो हमने कुल मिला के क्या देखा कि ऋग्वैदिक कालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? पशुपालन। कृषि का महत्व बहुत कम था, सिर्फ जो खाने पीने की थोड़ी बहुत वस्तुएं हैं वो ही उपजाई जाती थी, और ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था? पशुपालन। और हमने देख लिया बहुत महत्वपूर्ण था, गाय गायों के लिए युद्ध हो जाया करते थे, और पशुधन जो है वो उनकी संपत्ति का सूचक था, अर्थात समृद्धि का आकलन पशुओं के द्वारा किया जाता था। थोड़ी बहुत मात्रा में व्यापार इत्यादि भी होता था। ठीक है, और हमने देखा कि व्यापारी जो है उनको परी कहा जाता था। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।